हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस होती है वो 3 बराबर भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले भाग आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जैसे हम यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे साइंस क्लास 10th, ये हमारा फर्स्ट वीडियो। तो हम थोड़ा समझेंगे कि पूरी क्लास जो 10th की साइंस की समरी क्या होती है। ये आपकी 3 भागों में बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। नंबर सबसे पहले आता है आपका फिजिक्स, मतलब आप पहले के किसी को पहले आगे पीछे रख सकते हो। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो, जब पहला भाग होता है फिजिक्स, यहाँ से 2 नंबर वाइज देखते हैं तो यहाँ से आपका 25 नंबर का फिजिक्स से आता है, 20 नंबर का केमिस्ट्री से आता है और 25 नंबर का आपका आता है बायोलॉजी से। इस तरीके से जब हम नंबरों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 70 यानी 70 नंबर हो जाते हैं और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं। यहाँ से पेपर आपको यानी 100 नंबर का बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें 70 नंबर करना है तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी सभी भाग बराबर बराबर इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री थोड़ा कम पूछा जाता है। सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स में हम बात करेंगे। फिजिक्स में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे फिजिक्स में क्लास 10th में पढ़ना होता है आपको प्रकाश पढ़ना होता है, प्रकाश की घटनाएं पढ़नी होती हैं। फिर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा पार्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है, ह्यूमन आई पढ़नी होती है। यहाँ पे हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तत्वों के बारे में। जैसे आपके तत्व कितने तरीके होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु, सोडियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है। इस तरीके की चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी होती है? केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में हम ह्यूमन मतलब अपने मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं, या फिर पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर विभिन्न बीमारियां, तंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया। इन चीज़ों के बारे में हम बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे आज हमारा ये साइंस का फर्स्ट वीडियो, तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे फिजिक्स से शुरुआत करेंगे। तो फिजिक्स का जो पहला पार्ट होता है वो हमारा प्रकाश होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो और इस वाले चैप्टर से हमारी 2 से 4 वीडियो इसमें बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रकाश क्या होता है। अब हम फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना होता है भाई प्रकाश एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रकाश की एक डेफिनेशन होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब हम समझते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे होती है। एक्चुअली जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा शब्द आता है, वो ऊर्जा होती क्या है? किसी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी काम करने की क्षमता या कार्य करना क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। यानी कार्य करने की क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता आपकी क्या होती है? ऊर्जा। अब हम बोलेंगे कि प्रकाश हमारा कोई काम कैसे कर सकता है, ठीक है। हमें पता है कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहलाती है। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश कैसे हमारा कोई कार्य कर सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रकाश होता है, सौर पैनल पे जब हम प्रकाश को डालते हैं, सूर्य के प्रकाश को डालते हैं, तो उस सौर पैनल के द्वारा हम पंखे को चला सकते हैं, या फिर हम अपने समरसेबल, पानी, ये काम, बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम लाइट जला सकते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिकली बहुत सारे काम कर सकते हैं। किसके द्वारा? एक सौर पैनल के द्वारा। जब भी हम सौर पैनल पे क्या करते हैं, ऐसे आपका मतलब सौर पैनल रहता है, जब भी प्रकाश आता है यहाँ से, मतलब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? सौर पैनल से हमें एक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे प्रकाश की ऊर्जा क्या हो रही है? तो हमारा ये प्रकाश है, ये प्रकाश किस में बदल रहा है? ऊर्जा में बदल रहा है। और कौन सी ऊर्जा में बदल रहा है? यहाँ से सौर पैनल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा ही क्या कर सकती है? किसी कार्य को कर सकती है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किसी प्रकाश द्वारा, सौर पैनल द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई बड़ा कार्य करने का मतलब जैसे हम पंखे चला सकते हैं, या हम मोटर चला सकते हैं, या फिर किसी लाइट जलाना है, ये काम कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश के पास देखो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। जब हम किसी सूर्य के प्रकाश में किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु क्या होती है? थोड़ा उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उसका तापमान वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे भी प्रकाश क्या कर रहा है? अपनी ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एक्चुअली एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा आता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा, प्रकाश के चलने की बात क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की स्पेशलिटी होती है कि जो प्रकाश होता है वो एक निर्वात में चल सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जब हम किसी आवेश को, जब थोड़ा ये इंटर का टॉपिक हो जाता है तो समझते हैं एक्चुअली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। जब हम किसी आवेश को रखते हैं, ठीक है, तो आवेश क्या करता है? अपने चारों तरफ क्या करेगा? अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, यानी वैद्युत बल रेखा बना लेता है प्रकाश।
चार्ज। अब यही चार्ज को जो हम किसी गतिशील अवस्था में लाते हैं, जब यही आवेश क्या होता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ त्वरित होता है, एक्सीलरेट होता है, तो क्या करता है, ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें बना लेता है। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी एक डायरेक्शन में आते हैं आपकी विद्युत क्षेत्र, और इसके एक डायरेक्शन में आपका आता है इसके लंबवत विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि प्रकाश के पास कैसा है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। चुम्बक से मतलब समझ में आता है, जब भी देखो हम लाइट्स बनाने का यानी विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो हमें एक फैराडे ने नियम दिया था। उन्होंने बोला था कि जब कोई जो लाइट्स होती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, वो अपने चारों तरफ एक वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बना लेती है। तो क्या चुम्बक भी तो अपने चुम्बक से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते हैं? तो उसी फार्मूले का मतलब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रकाश होता है, इनके पास कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, और इन्हीं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमारी आंखें को संवेदित करता है। अच्छा, प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों को इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। यानी कि प्रकाश की वजह से तो हम वस्तु देख पाते हैं। क्या हमें प्रकाश को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो यही हमारी क्या हो जाती है, प्रकाश की डेफिनेशन हो जाती है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, अब हम समझते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स। तो प्रकाश एक तो होता है सीधी रेखा में चलता है, हमें पता है प्रकाश एक सीधी रेखा ही में चलता है। बट यहाँ पे कुछ जो हम इंटर में आते हैं, 12th का सिलेबस पढ़ते हैं, तो हमें कुछ और भी बताया जाता है। तो लेकिन हमें अभी पता होना चाहिए प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। सेकंड होता है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। देखो निर्वात क्या होता है, जहाँ पे कोई वैक्यूम उपस्थित ना हो, जहाँ पे वायुमंडल ना उपस्थित हो, जहाँ पे धूल के कण ना उपस्थित हो, जहाँ पे ग्रेविटी ना उपस्थित हो, जहाँ पे हम चल ना सकते हो, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश क्या कर सकता है, वहाँ भी चल सकता है, ठीक है। तो निर्वात मतलब खाली स्थान, जहाँ पे कुछ भी उपस्थित नहीं हो, वायु उपस्थित नहीं हो। क्योंकि सूर्य से प्रकाश आता है, तो सूर्य से प्रकाश जब धरती पे आता है, अर्थ पे आता है, तो वहां से वो अर्थ स्पेस से आता हुआ, यानी स्पेस क्या है, एक निर्वात ही तो है। तो निर्वात में भी चल सकता है प्रकाश। सेकंड थर्ड आता है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणा 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ का मतलब होता है 3 के आगे 8 जीरो लग जाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। तो ये प्रकाश की चाल होती है। या फिर हम बात करें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश की चाल आती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में प्रकाश कितनी दूर तक जा सकता है, 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। फोर्थ आपका था प्रकाश परावर्तन की घटना को दर्शाता है। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश, देखो क्या होता है, जब हम शीशे का यूज करते हैं, जब हम आप किसी प्रकाश, जब आप सोचो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप एक समतल शीशा लेना, जैसे हम फेस देखते हैं, उसको टकराना, तो वो क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है। यानी प्रकाश आया, किसी शीशे पे गिरा और टकरा के दूसरे तरफ चला गया, ठीक है, मुड़ जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, क्या करता है, किसी चिकने तल से टकराता है, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं, मान लो कि ये चिकना सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश क्या करेगा, इधर टकराएगा और ऐसे चला जाएगा। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रकाश की एक प्रॉपर्टी तो है, प्रकाश अपवर्तन को दर्शाता है। अच्छा, अपवर्तन क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यहाँ पे देखो समझते हैं। मान लो ये तालाब है, ठीक है, तालाब नदी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वायु है। वायु मतलब फर्स्ट माध्यम है, माध्यम नंबर 1, ये माध्यम नंबर 2 है, ठीक है। जब प्रकाश क्या करता है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लो यहाँ पे जा रहा है, हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमें क्या पता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ऐसे जाना चाहिए प्रकाश के लिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश क्या है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो सीधा ना चल के क्या होता है, वो अपने मार्ग से मुड़ जाता है। यानी या तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा या फिर इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। जब भाई विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है, तो अविलंब इधर इस साइड शिफ्ट होगा। अब सघन से विरल में जाता है, तो उसके दूर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है, तो प्रकाश क्या होता है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है, वह सीधा नहीं चलता है। जिसके कारण देखो, हम कभी भी आपने देखो कांच का जग रखना और उसमें हम पानी रख के उसमें एक पेंसिल रखना, तो उसमें हमें थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। परावर्तन की घटना कहाँ पे होती है, परावर्तन होता है जैसे अब कोई मान लो फर्श है, फर्श से क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश टकराता है, तो उसका जो फोकस होता है वो छत पे जाके बनता है, रूफ पे बनता है। तो ये कौन सी घटना है, ये प्रकाश का परावर्तन की घटना को दर्शाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं।
प्रकाश देखो एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब एनर्जी है प्रकाश के पास। चाहे आपकी ऊष्मीय एनर्जी देखते हैं हम, जब आप किसी प्रकाश के मतलब आप खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी हीट होती है, या फिर वस्तुओं को रखते हैं तो वस्तुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। आपको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, वे तरंगें होती हैं जो निर्वात में भी चल सकती हैं, जिनके पास एनर्जी होती है। सेकंड होता है प्रकाश, हमारी आंखों को संवेदित करता है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश हम क्या करता है, बिना प्रकाश के हमें वस्तुएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जिस समय वस्तु है, प्रकाश हमें खुद नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में आवश्यक होता है। तो ये हमारे प्रकाश के कुछ गुण हो गए और ये प्रकाश की परिभाषा होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अकॉर्डिंग, यानी कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। आपकी वस्तुएं जो दो प्रकार की होती हैं, जैसे एक तो दीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रकाश सोर्स की बात करें, प्रकाश सोर्स मतलब वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ऐसे सोर्स क्या कहलाते हैं, प्रकाश सोर्स कहलाते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित। ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव ने अपने द्वारा बनाए हों और वो प्रकाश सोर्स का काम कर रहे हो। जैसे हमारा एक बल्ब है, तो बल्ब को क्या बनाया है, भगवान ने थोड़ी ना बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, उसके लिए मानव ने निर्मित किया, और वो क्या कर रहा है, प्रकाश को देने का कार्य करता है। यानी बल्ब कैसा मानव निर्मित, यानी कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। यहीं पे जैसे हम सन है, स्टार है, तो ये क्या करते हैं, ये प्राकृतिक यानी कि भगवान के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक प्रकाश सोर्स हैं। अब यहीं पे वस्तुएं आती हैं, कुछ दीप्त वस्तु होती है, कुछ अदीप्त वस्तु होती है। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा जैसे हमें रात में दिखता है, बट वो क्या करता है, प्रकाश कहाँ से लेता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है, और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की घटना को दर्शाता है। और वही परावर्तन के कारण क्या करता है, जो चंद्रमा होता है वो हमें चमकदार दिखाई देता है। तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा कैसा होगा, अदीप्त वस्तु में आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और प्रकाश के अकॉर्डिंग जो हम वस्तुओं को कैटेगराइज करते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आपकी एक तो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जिनके पास प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत, एक दीप्त वस्तुएं भी होती हैं, एक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश हमें पता है सीधी रेखा में चलता है। जब हम प्रकाश को किसी एक ऐसे वस्तु से टकराते हैं, ठीक है, उसकी क्या कराते हैं, टक्कर करा देते हैं, उसके मार्ग में क्या रखने वाले हम, एक स्मूथ सरफेस रखेंगे। क्या रखेंगे, स्मूथ सरफेस यानी कि चिकना तल। ठीक है, अब सोच सपोज करो यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, मस्त प्रकाश चल के आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाले को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, अब ये यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। क्या करेगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब ये वापस लौटा है यानी इसका हुआ है परावर्तन। टक्कर होने के बाद क्या हुआ, इसका परावर्तन हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई एक तल है, चिकना तल है, इस पे प्रकाश आया, गिरा, और क्या हुआ, टक्कर होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया। अब देखो क्या होता है, एक लाइन्स बनाते हैं हम, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। जब भी हम किसी सरफेस पे एक 90 डिग्री का यानी कि एक समकोण लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नॉर्मल लाइन, अभिलंब। जैसे यहाँ पे मान लो ये सपोज करो ये सरफेस है, अगर इस पे हम कोई 90 डिग्री यानी समकोण की लाइन ड्रा करेंगे तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइंस, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब रेखा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए। तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, मान लो इस प्रकाश किरण की, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण, और ये कौन सी लाइन है, एल मतलब अभिलंब है, तो इनके बीच में एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। अब ये देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोई एंगल बन रहा है, और इस वाले कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चित्र, परावर्तन कोण। ठीक, इसी परावर्तन के घटना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये इतना समझो, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सपोज करो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। कोई वस्तु को आप नहीं देख पाते बिना प्रकाश के परावर्तन कारण, और नहीं किसी वस्तु की इमेज बन पाती। ठीक है, तो देखो समझते हैं प्रकाश का जो एक तो सबसे पहले क्या आता है, डेफिनेशन आता है। जब देखो यहाँ पे आ रहा है, ये कौन सी किरण है, प्रकाश किरण। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, ठीक है, चिकने तल से टकरा रही है ना। अब यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे माध्यम हमारा क्या है, एक ही माध्यम है। ठीक है, माध्यम जैसे यहाँ पे वायु है तो यहाँ पे भी वायु है,
जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, किससे टकरा रही है, किसी चिकने तल से टकराती है, तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो मान लो इस साइड तो नहीं गई, मान लो कि दूसरे माध्यम में गई नहीं, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अच्छा, इस जिस पॉइंट पे ये सभी घटनाएं होती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है, ठीक है, स्मूथ सरफेस से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो इसकी हम जो डेफिनेशन है इसको लिखेंगे एक बार। अब देखो इसकी डेफिनेशन बन के आती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह क्या करती है? उसी माध्यम में वापस लौट रही है, और ये क्रिया क्या कहलाती है? या क्रिया, या घटना, या फिनोमेना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखो कुछ आते हैं परावर्तन के नियम भी आते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखो समझते हैं। देखो परावर्तन नियम यहाँ पे चित्र से ही समझेंगे परावर्तन नियम क्या होता है। देखो एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। देखो यहाँ पे तीन चीजें हमें दिख रही हैं, तीन लाइन्स दिख रही हैं। आपतित किरण मतलब आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती हैं, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरणें, तीसरा होता है नॉर्मल लाइन यानी समकोण लाइन, अविलंब। तीनों क्या होती है? एक ही तल में होती है, एक ही बिंदु पे होती है, आपतन बिंदु जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नियम हमारा क्या होता है? आपतित किरण, ठीक है, ये आपकी आपतित किरण हो गई आने वाली, परावर्तित किरण हो गई, दूसरी किरण कौन सी है? वही जब टकरा के वापस लौट जाते हैं उसी माध्यम में, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तीसरा एक आपका लाइन्स होती है अविलंब। कौन सी लाइन होती है? अविलंब लाइन। तीनों कहां पे होती हैं? तीनों एक ही तल पे होती हैं, एक ही बिंदु पे होती हैं, तीनों एक ही तल में होती हैं। ठीक है, ये परावर्तन के नियम में फर्स्ट नियम होगा। परावर्तन के हमारे दो ही नियम होते हैं, एक पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा एक आता है आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर डालेंगे। देखो यहाँ पे होता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है आपतन कोण, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, तथा परावर्तन कोण जिसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखना आपको, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, कोण आपका होता है, आपतन कोण को हम दिखाते हैं इंग्लिश में, देखो जिस लेटर से हम बोले थे यहाँ पे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको हम आर से दिखाएंगे, इसको आई से दिखाएंगे। तो कोण आई बराबर कोण आर, ये कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। यही हमारा परावर्तन होता है पूरा। चाहे आपसे परावर्तन की डेफिनेशन पूछे जाए या आपसे परावर्तन का नियम पूछा जाए। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके नियम आते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं आप अच्छे से, परावर्तन का नियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारा बनता कब है? जब हमारे प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है तो प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले तो समझते हैं, सपोज करो यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, मान लो ये प्यारा सा कोई कार्टून बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक रख दिया समतल दर्पण। क्या किया? समतल दर्पण रख दिया। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या करेगा? इसकी यहाँ से प्यारी सी इमेज बना देगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो रियल में है, बट ठीक है यहाँ पे क्या बन गया? इसका एक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा कैसे दर्पण है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, आपको पता है इमेज बन जाती है। यहाँ पे थोड़ा ये बनाओ।
ठीक, इमेज बन गई यहाँ पे। तो देखो प्रतिबिंब की जो परिभाषा क्या होती है, जब देखो, अब देखो ये अंधेरे में तो बनेगी नहीं प्रतिबिंब। सपोज करो आप अंधेरे में किसी शीशे के आगे खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज बनती है, नहीं बनती है। हमें क्या होना चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। अब देखो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आ रही हैं, कहीं से भी आ रही है, प्रकाश सोर्स से आ रही है, चाहे वो आपकी सूर्य से आ रही हो या आपकी बल्ब से आ रही हो, ठीक, प्रकाश किरणें क्या आ रही हैं, और इस क्या हो रही है, इस पुतले पे कर रही है, ठीक है, इस कार्टून पे कर रही है, इस व्यक्ति पे कर रही है। फिर क्या होता है, इनका परावर्तन हो जाता है। क्या हो रहा है, इनका परावर्तन हो रहा है। और परावर्तन के पश्चात बहुत सारी प्रकाश किरणें आती हैं, क्योंकि हम गिन थोड़ी ना सकते। बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं और किसी दूसरे बिंदु पे जाकर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब एक्चुअल में होता क्या है, प्रतिबिंब को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलकर, यानी कि क्या हो रहा है, जब कोई, कौन सी किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, परावर्तन की क्रिया, तो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके से होता है, एक तो वास्तव में जाके मिलती हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। अगर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सिर्फ इमेज हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, सिर्फ हमें सिर्फ आभास हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है कि मिल रही हैं, तो हमारी आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इसकी प्रतिबिंब की जो परिभाषा होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको हम थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन होता है, प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है, देखो यहाँ पे समझो, जब कोई प्रकाश किरण क्या कर रहा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलकर, यानी कि क्या है, किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे क्या हुई, परावर्तन की क्रिया हुई, यहाँ पे क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखो ये क्या है, सेकंड बिंदु है, यहाँ पे ये क्या है, इमेज है, और किसकी, फर्स्ट बिंदु की। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे प्रतिबिंब क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण, यानी कि अभी क्या है, जो हमारे पास एक प्रकाश किरण आई, ठीक है, हमसे टकराई, अब वो क्या, एक मोबाइल या कैप्चर पे क्या कर रही है, अपनी इमेज बना रही है कि कोई व्यक्ति हमें देख रहा है, तो भी क्या है, वो सिर्फ एक क्या है, इमेज है। यहाँ पे एक आभासी प्रतिबिंब बनना है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। अब ये जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में होता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो हमें इनमें स्पष्टली चार डिफरेंस पता होना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो हम इसको लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सदैव उल्टे बनते हैं, इनका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं। फर्स्ट हो गया, इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि जब हम किसको दीवार पे, पर्दे पे इनका प्रतिबिंब बन सकता है, इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका सिर्फ फोटो लिया जा सकता है। यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इनका सिर्फ फोटो ले सकते हैं आप, और इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं अवतल दर्पण में बनते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, तो इस टाइप से जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण में क्या बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और यह समतल एवं उत्तल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण कौन सा होता है, जिसे हम चेहरा देखते हैं, जिसका फेस कैसा हो, जिसका तल कैसा हो, समान हो, एवं उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, जिसमें परावर्तन कैसे होता है, उभरे हुए तल से होता है, इस साइड से हम पेंट किया जाता है, इस साइड से क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। पहले तो हमें समझना है प्रतिबिंब क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलने के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब डिफरेंस में पता होना चाहिए आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ से हमारे प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन भी हम समझ चुके हैं, प्रकाश के गुण भी समझ चुके हैं। तो अब एक अगला आता है, नेक्स्ट हम गोलीय दर्पणों की बात करेंगे। जो हमारे दर्पण होते हैं, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसको हम देख के कैसे पहचानते हैं, उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण, जैसे दर्पण मिरर को बोलते हैं, यानी शीशा जो होता है वही दर्पण होता है। बट ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय मतलब गोले टाइप में जो दर्पण पाया जाता है उसे हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। और जो जिससे हम फेस देखते हैं अपना सुबह बाल आल संभालने के लिए, वो हमारा समतल दर्पण होता है, जिसका तल कैसा हो, समान हो। ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा हो, समान हो। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका
तल समतल हो, ठीक है, तल समान हो, ठीक है। अब गोलीय दर्पण कैसा होता है, ऐसा दर्पण जिसका जो मतलब तल होता है वो गोलीय होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक गोलीय दर्पण को हम क्या करते हैं, किसी गोले से ही प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, किसी गोले से। जैसे सपोज करो ये आपका गोला है और ये इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके एक भाग इतना पीस काटा और यहाँ पे आपने उठा के लगा लिया, ठीक है, क्या किया, ये भाग। अब फिर आपने दूसरा भाग ये उठाया, मतलब यहाँ पे ऐसे लगा लिया, ठीक है। अब आपको भी नहीं पता है कौन सा बना है, अब बट इसके दूसरे साइड हम क्या करेंगे, इसको उभरे हुए साइड क्या कर दें, पेंट या कलई कर दें, क्या कर दें, पेंट कर दें, ठीक है। तो इससे अब जो परावर्तन किस साइड से होगा, इसके परावर्तन जो पेंट का भाग होता है इसके दूसरी साइड से होता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण चले और टकराए और टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु पे जाकर चली जाए, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कहलाता है परावर्तन। अब इसमें हम क्या करते हैं, दबे हुए साइड पे क्या करते हैं, पेंट या कलई कर देते हैं, पेंट या कलई, पेंट मान लो। तो इसमें परावर्तन किस साइड से होगा, उभरे हुए साइड से होगा। इसमें क्या करेगा, ये इस साइड से परावर्तन हो जाता है। तो अवतल दर्पण समझते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ से हम जो गोलीय दर्पणों से संबंधित जो परिभाषाएं थी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। और समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन समान तल से होता है। इस तरीके से हमारी जो दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं हो जाती हैं। अब हम करेंगे क्या होता है, जो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे आपकी वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख अक्ष क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं, या फिर जो प्रकाश जो प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, किरण आरेख खींचने के नियम क्या होते हैं, तो उनको पढ़ने वाले हैं।